This is R.K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as Akash Institute। तो बच्चों, नीट 2022 बिल्कुल आपके सामने है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आपकी तैयारी होना चाहिए, और इस लास्ट मोमेंट पे क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, उसको हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। रोजाना हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। तो और मेरा प्रयास है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी के बारे में कुछ ना कुछ लर्निंग टिप्स मैं आपको दे सकूं, कुछ ना कुछ ऐसा मैं आपको बता सकूं कि आपकी तैयारी बेहतर हो, आप बेहतर ढंग से तैयार कर सकें। उसी क्रम में कल हम लोगों ने बात किया था इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मुझे लगता है आप बहुत आसानी से आपने याद कर लिया होगा। उसके बाद इवोल्यूशन का दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। अगर इवोल्यूशन में से कोई एक टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से याद रखना, दिस इज एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। तो आज फिर हम लोग बात कर रहे हैं एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन के बारे में। और मेरा दावा है कि 15 या 20 मिनट में आप इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे। तमाम सारे ट्रिक्स का हमने इस्तेमाल किया है, दूसरे तरीकों का हमने इस्तेमाल किया है, और 15 या 20 मिनट में यह टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। और निश्चित रूप से एक क्वेश्चन इसमें आता ही है। Got it my point? तो ये 15 मिनट में आप एक क्वेश्चन को एंश्योर करने की स्थिति में होगे, और इसका टोटल प्रेजेंटेशन ऐसा है कि बेहतर ढंग से आपको याद हो जाएगा। Got it my point? So now we are discussing about evidences for evolution. This is R.K. Shukla at NEET विनायक YouTube चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। और इस समय कोटा में झमाझम बारिश हो रही है, एकदम खुशनुमा वातावरण। उस खुशनुमा वातावरण में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। ओके, चलिए देखते हैं एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। चलिए अब बात करते हैं एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन के बारे में। सो दिस इज R.K. शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल, एक्स फैकल्टी ऑफ एलन एज वेल एज आकाश। बच्चों याद रखना, मुझे पढ़ाते हुए 20 साल से ज्यादा हो गया, और देश में जितने इंस्टीट्यूट हैं सभी पर मैंने काम किया है, और पूरे देश भर में मेरे स्टूडेंट हैं। एक लंबा एक्सपीरियंस मुझे है, और उस एक्सपीरियंस को बेस बनाकर मैं आपको बताने वाला हूं कि कम समय में आप ज्यादा टॉपिक कैसे तैयार करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं एविडेंस। इसमें सबसे पहला एक फॉर्मूला हमने यहां बनाया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे फॉर्मूले पे सबसे पहले आपको सेंट्रल लाइन पर जाना है, और सेंट्रल लाइन क्या है? पेस। P फॉर पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस? एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल्स। और ये क्वेश्चन आ चुका है ऑल इंडिया पीएमटी में कि इवोल्यूशन का जो सबसे ज्यादा कन्विंसिंग एविडेंस है वो कौन सा है? तो याद रखना, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड एज पैलियोंटोलॉजी। सो फॉसिल्स आर मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इस बात को याद रखना है। फॉसिल्स के बारे में हम लोग बहुत सारा बात कर सकते हैं। कई एनिमल है जिनके बारे में जानकारी हमें कहां से मिली? फॉसिल से मिला है। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, डायनासोर, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनको हमने कभी नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में जानकारी हमें कहां से मिला है? फॉसिल से मिला है। फिर दूसरा, ए फॉर एंथ्रोपोजेनिक एविडेंस। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एविडेंस? मनुष्य के प्रभाव से, हमारे प्रभाव से जो है इवोल्यूशन होता है, उसके जो एविडेंसेस हैं, दीज आर कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक एविडेंसेस। एवोल्यूशन में यह माना जाता है कि पिछले 100 सालों में नेचर ने जितना स्पीसीज को जनरेट किया है उससे कहीं ज्यादा ह्यूमन बीइंग ने किया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, हमने काऊ को हमने क्रॉस करवाया, उससे जो हाई यील्डिंग काऊ है, जर्सी है, होल्स्टाइन, वो हमने बनाया। फिर हमने डॉगी की बहुत सारी वैरायटी बनाई। तो बहुत सारा इवोल्यूशनरी एफर्ट ह्यूमन बीइंग ने किया है, एंड ऑल ऑफ देम आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक एविडेंस। तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर हमने लिया सी फॉर कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, और सी फॉर केमिकल एविडेंसेस। अब कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है? एनालॉगस पढ़ना है, होमोलॉगस पढ़ना है, एटाविज्म पढ़ना है। ठीक है, ये सब कुछ इसमें पढ़ा जाता है, कनेक्टिंग लिंक। बट एनसीईआरटी ने केवल 2 ही रखा है, होमोलॉगस ऑर्गन एज वेल एज एनालॉगस ऑर्गन। तो इन दोनों ऑर्गन के बारे में हम बात करेंगे, बाकी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। फिर केमिकल एविडेंसेस, बहुत सारे केमिकल एविडेंसेस हैं। पैप्सिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इन अमीबा एज वेल एज ह्यूमन बीइंग। जितना भी एनिमल है,
पहले अमीबा को हम कहां लेते थे? एनिमल किंगडम के पहले फाइला प्रोटोजोआ में लेते थे। आजकल हम कहां लेते हैं? आज की तारीख में हम उसे लेते हैं प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा से लेकर ह्यूमन बीइंग तक एक एंजाइम है जो कॉमन है। साइटोप्लाज्म का जो प्रोटीन है ज्यादातर कॉमन है, ठीक है। पूरे वर्टिब्रेट में जो हार्मोन का पैटर्न है, एंजाइम का पैटर्न है, वो कॉमन है। सो दीज आर केमिकल एविडेंसेस। कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। देखो, मैं बात करूं किसके बारे में? वर्टिब्रेटा के बारे में बात करूं। बल्कि वर्टिब्रेटा के बारे में क्यों बात करूं? मैं पूरे कॉर्डेटा के बारे में बात करता हूं। यूसीसी परम, जिसका हमारा फॉर्मूला है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबिस और मैमेलिया। इनमें याद रखना यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिएक्थिस, इनमें इनके एम्ब्रियो और एडल्ट या लार्वा और एडल्ट दोनों में गिल स्लिट हैं। बट एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबिस और मैमेलिया, इवन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमारे केस में भी जो हमारा एम्ब्रियो है उसमें वेस्टिजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। गॉट इट माय पॉइंट? इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। अर्नेस्ट हीकल ने इसको जो है एस्टेब्लिश किया था। ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को दोहराता है। और कार्ल बॉनबियर ने इसको रिजेक्ट किया था, अभी हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो अब इन सभी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। देखो, ये जो है पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस, इसमें केवल एक दो बातें याद रखना है। एक फॉर्मूला याद रखना है, बीटी स्टेशन पर एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिले। बीटी स्टेशन कहां है? मुंबई में है। तो बीटी, बॉम्बे बीटी जिसे कहते हैं, बीटी स्टेशन पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिले। इसमें केवल इतना याद रखना कि ब्रैंकियोसॉर्स, अ वैरायटी ऑफ डायनासोर, ब्रैंकियोसॉर ने किसको जन्म दिया? टिरेनोसॉर्स। एंड टिरेनोसॉर्स वाज कंसीडर्ड एज मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ डायनासोर, ठीक है। स्टेगोसॉर्स ने किसको जन्म दिया? इसने ट्राइसेरेटॉप्स को जन्म दिया। और फिर उसके बाद तीसरा लाइन इसी जो है इसका है डायनासोर का लाइन है, रेप्टाइल का लाइन है। उससे किसका जन्म हुआ? आर्चियोप्टेरिक्स। आर्चियोप्टेरिक्स किस में आता है? आर्चियोप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन रेप्टाइल एज वेल एज एबिस। उससे फिर किसका जन्म हुआ? क्रोकोडाइलिया। और उससे जन्म हुआ टिरेनोडॉन। टिरेनोडॉन बेसिकली फ्लाइंग डायनासोर्स, ठीक है। तो ये बस इतना सा याद रख लेना, बीटी स्टेशन, ब्रोकियोसॉर्स और टिरेनोसॉर्स, स्टेगोसॉर्स, ट्राइसेरेटॉप्स, आर्चियोप्टेरिक्स, क्रोकोडाइलियन एंड टिरेनोडॉन। बस इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें बाकी जब कभी टाइम होगा, फुर्सत में होंगे, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट अभी वो टाइम नहीं है। फिर उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड। इसमें दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, लेकिन दो एग्जाम्पल याद रखना, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म और एंटीबायोटिक पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया एज वेल एज इंसेक्ट। देखो, अगर आप बैक्टीरिया पर एम्पिसिलिन का इस्तेमाल करते हो, टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल करते हो, तो धीरे धीरे वो उसका रेजिस्टेंट हो जाता है। इसी तरह से अगर लगातार आप पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करोगे तो जो पेस्ट है वो उसका रेजिस्टेंट हो जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं देखना, बट इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म ये ब्रिटेन का एग्जाम्पल है। ब्रिटेन का एक सिटी है मैनचेस्टर। सारी दुनिया में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो सबसे पहले कहां हुआ? मैनचेस्टर में हुआ। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले मैनचेस्टर पॉल्यूशन फ्री सिटी था, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे होता गया तो यहां पॉल्यूशन बढ़ता गया। अब जब ये पॉल्यूशन फ्री था तो यहां पर जितने प्लांट थे उनका जो शूट था, स्टेम था, लीफ था, उसका कलर कैसा था? उसका कलर था लाइट कलर था। तो वहां पर लाइट कलर के इंसेक्ट ज्यादा मिलते थे क्योंकि उनके एनिमी उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे ये खत्म हुआ, पॉल्यूशन बढ़ता गया और जो फैक्ट्रीज का राख था वो कहां पर आया? प्लांट के ऊपर आया। तो लाइट कलर वाले इंसेक्ट आसानी से आइडेंटिफाई हो गए, तो इंसेक्ट का कलर चेंज हो गया। डार्क कलर वाले ज्यादा हो गए और लाइट कलर वाले कम रह गए। हालांकि प्रत्येक टाइम पर दोनों थे, कोई भी खत्म नहीं हुआ। इसमें 4-5 फैक्ट आपको याद रखना है, बहुत सारी बातें। देखो, प्लेस क्या है? मैनचेस्टर, इंग्लैंड। इंसेक्ट क्या है? बिस्टन बैटुलेरिया और ब्लैक पेपर्ड मॉथ। 1850 में जब पहली बार इसका स्टडी हुआ, रिसर्च हुआ, तो 90% मॉथ कैसा था? लाइट विंग्ड और 10% था डार्क विंग्ड।
और 1920 मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन एस्टेब्लिश हो चुका था, उस समय इसका जब जो है स्टडी हुआ तो 90% डार्क विंग था एंड 10% लाइट विंग पेपर्ड मॉथ था बस। और दोनों में से कोई भी स्पीसीज खत्म नहीं हुआ, केवल इतनी बात याद रखना। ये इनका एग्जाम्पल है, ये लाइट विंग्ड पेपर्ड मॉथ वेस्टर्न बैटिलेरिया और ये डार्क विंग्ड। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लें कंपैरेटिव एनाटॉमिकल स्टडी। इसमें 2-3 बातें याद रखना है, होमोलॉगस, एनालॉगस और केमिकल होमोलॉगी। सबसे पहले होमोलॉगस में एक फॉर्मूला याद रखना, इसका क्या मतलब है फिर कभी हम डिस्कस करेंगे, बट सीधा सीधा क्वेश्चन आता है हार्ड। S for homology, A for adaptive radiation and D for divergence। बस इतना याद रख लेना, हार्ड याद रख लेना। क्वेश्चन आता है कि एडाप्टिव रेडिएशन किसको दर्शाता है, तो याद रखना एडाप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंस होमोलॉगी को दर्शाता है। इसी तरह से याद रखना एसी में ए फॉर एनालॉगी, सी फॉर कन्वर्जेंस। अगर कन्वर्जेंस की बात आती है तो वो एनालॉगी का कैरेक्टर है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। और केमिकल है ना, केमिकल होमोलॉगी के बारे में हमने बात कर लिया, एक जैसे प्रोटीन वगैरह ये सब है। अब थोड़ा सा यहां पे बात कर लें होमोलॉगी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। देखो अगर 2 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनका ओरिजिन, स्ट्रक्चर, शेप एक जैसा है, फंक्शन एक जैसा भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। एक बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों में कि होमोलॉगस ऑर्गन का फंक्शन हमेशा अलग ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ब्रेन की बात करते हो, ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट, किडनी ऑफ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट हार्ट, सभी का फंक्शन एक ही है। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखना अगर ओरिजिन, स्ट्रक्चर, शेप एक जैसा है, फंक्शन एक या एक जैसा या अलग है तो होमोलॉगस। और अगर ओरिजिन, स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन फंक्शन एक जैसा है तो वो एनालॉगस कहलाता है। अब इसमें मेनली एग्जाम्पल पर क्वेश्चन आता है, तो होमोलॉगी का एग्जाम्पल क्या है? लिम्ब बोन इन व्हेल, वेट्स, चीता एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, वर्टिब्रेट हार्ट और ब्रेन एंड थॉर्न एंड टेंडिल ऑफ बोगनविलिया एज वेल एज कुकुरबिटा। इतना याद रखना बहुत काफी रहेगा। ये कुछ मैंने डायग्राम बना दिया, ये बोगनविलिया और ये कुकुरबिटा। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो, उसके बाद ये देखो, ये मैन चीता वेल वेट की ये बोन है, 4 लिम्ब बोन है। ये क्या हो जाएगा? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेज। ठीक है, फिर उसके बाद एनालॉगी। देखो याद रखना नॉन सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर बट सिमिलर फंक्शन ड्यू टू सिमिलर हैबिटेट। अलग अलग कैटेगरी का एनिमल एक ही जगह रहने लगता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है एनालॉगी। अब एक देसी फंडामेंटल आपको याद रखना है। अगर ये सारे एग्जाम्पल आप भूल जाओ तो एक इसका ट्रिक है जो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर देखो 4 एग्जाम्पल आपके सामने, आपको सर्च करना है कौन सा होमोलॉगस है, कौन सा एनालॉगस। तो याद रखना जिसमें एनिमल करीब के फाइलम या करीब के क्लास के हैं। जैसे मान लो 2 एनिमल में कंपैरिजन हो रहा है, एक एबीज का है, एक मैमल्स का है, या दोनों मैमल्स के हैं, बहुत करीब के एनिमल हैं, तो वो होमोलॉगस होगा। अगर करीब में कंपैरिजन हो रहा है तो 99% वो होमोलॉगस होगा, कुछ ही इसके अपवाद है। और अगर डिस्टिंक्ट, जैसे आप कंपैरिजन कर रहे हो इंसेक्ट को किसके साथ? एबीज के साथ। इंसेक्ट का बिंग और एबीज का बिंग, ये उसमें फाइलो, ये मतलब टैक्सोनॉमी में बहुत दूर का एनिमल है। अगर दूर का एनिमल है तो एनालॉगी होगा। ये कॉमन प्रिंसिपल है जिसको याद रखना। अब एनालॉगी का एग्जांपल क्या है? द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन एंड स्वीट पोटैटो। ये क्या है? रूट मॉडिफिकेशन। और पोटैटो ये स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, फिर थोड़ा सा बात कर लें केमिकल होमोलॉगी के बारे में, हमने बात कर लिया। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में अभी हमने बात किया। अर्नेस्ट हिकर ने इसको प्रपोज किया, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर ने इसको क्या किया? इसको कैंसिल किया। ठीक है, चलो, तो इतनी बातें कुल मिलाकर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में हमें पढ़ना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, बता सकता हूं, बताऊंगा। जो बच्चे अगले साल तैयार करेंगे उनको बताऊंगा। अभी फिलहाल इसके बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज आर के शुक्ला एट नीट बनायक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सुंदर सुंदर कमेंट भी करें। हाँ, एक बात और, जुलाई में हम लोग हमारे कोटा सेंटर पर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, हमारा ऑफलाइन सेंटर कुन्हाड़ी कोटा में है और ऑनलाइन सेंटर तो रहेगा ही। तो ये जो बच्चे भी ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। आपके नीट 2022 तक हर दिन मैं आपके साथ रहूंगा, आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहूंगा। ओके।